हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी चर्चा जारी है और हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आप देख सकते हैं, अपने पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति और जजों को उनके पदों से हटाने के बारे में, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, डिस्कस किया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, जिसे जुरिडिक्शन कहा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को जो है कई तरह की अधिकारिता प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित मामलों में जो है जुरिडिक्शन प्राप्त है। इसमें सबसे पहला आपका आता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, जो आर्टिकल 129 में बताया गया है। दूसरा आता है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो आर्टिकल 131 में बताया गया है, और इसी में आपका जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही रिट जुरिडिक्शन के बारे में भी बताया गया है। तीसरा आपका है अपीलाट जुरिडिक्शन, यानी अपीली क्षेत्राधिकार, जो आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक में बताया गया है। और लास्ट जो है चौथा, वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी परामर्शदात्री अधिकारिता, जो आर्टिकल 143 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है एक एक करके सभी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो आर्टिकल 129 में बताया गया है। फ्रेंड्स, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड के बारे में आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 129 जो होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। और फ्रेंड्स, अब आप ये हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य दो बातों से होता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य दो बातों से होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, उसी तरह से आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अब हम आते हैं इसके एसेंशियल पे, यानी जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाने के लिए किसी कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व निर्णय, अर्थात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर पहले कोई मामला डिसाइड हो चुका है तो प्रेजेंट मामले में उस पहले के मामले के डिसीजन को एज ए गाइडलाइन जो यूज किया जाता है, तो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का सबसे पहला जो विशेषता होता है, ये प्रेसिडेंट होता है। दूसरा जो विशेषता होता है या एसेंशियल कहिए, वो होता है कि पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कि जो ऐसे न्यायालय जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखते हैं। भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को अविभक्त रूप से यह शक्ति प्रदान करता है। अवमान या कंटेम्प्ट को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, आप देख सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 2A जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, ये क्या कहता है, ये कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि कंटेम्प्ट के क्लासिफिकेशन को बताता है। और ये बताता है कि कंटेम्प्ट दो प्रकार के होते हैं, और उन दोनों प्रकार के बारे में कहाँ बताया गया है, B और C में, यानी सेक्शन 2B और 2C। सेक्शन 2B जो है सिविल कंटेम्प्ट की बात करता है, और सेक्शन 2C जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करता है। तो अब हम जानेंगे कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसे कहते हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट का अर्थ है कि न्यायालय के किसी डिक्री, निर्णय, आदेश, रिट या किसी अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना, या न्यायालय को दिए हुए किसी वचन को, किसी अंडरटेकिंग को जानबूझकर उसको ब्रीच करना या तोड़ना। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का अर्थ है कि ऐसे विषय के मौखिक या लिखित प्रकाशन से है जो न्यायालय की निंदा करते हों, यानी स्कैंडलाइज करते हों, या निंदा करने वाले प्रवृत्ति के हों, या मतलब स्कैंडलाइज करने का ट्रेंड हो, ठीक है, या न्यायालय के प्राधिकार को कम करते हों, या न्यायालय के प्राधिकार को कम करने की प्रवृत्ति रखते हों।
इसी में है कि न्यायालय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो या न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा डालने वाले हों या बाधा डालने वाले प्रवृत्ति के हों, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाते हैं। मतलब क्या, सिविल कंटेम्प्ट में देखिए, सिविल कंटेम्प्ट में सिंपल सी बात है कि किसी सिविल कोर्ट के निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश या रिट की जानबूझकर अवज्ञा करना या कोर्ट को दिए गए किसी प्रॉमिस को, किसी वचन को जानबूझकर भंग करना। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या हमने बताया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट की जो अगर निंदा करता हो, निंदा करने वाला कोई स्टेटमेंट हो, चाहे वो रिटन में हो या ओरल हो, उसका पब्लिकेशन करना। अच्छा, कोई जरूर नहीं है कि एक्चुअल में निंदा हुआ ही हो, निंदा करने की प्रवृत्ति भी अगर है तो वो भी कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोर्ट के जुरिडिक्शन को या उसके जो प्राधिकार को कम करने वाला प्रवृत्ति हो तो ये भी जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम उन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि कब कोई कार्य या प्रकाशन न्यायालय का अवमान नहीं माना जाता है, यानी कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब कि कुछ एक्सेप्शन है कि कब जो है ये कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इनोसेंट पब्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि निर्दोष प्रकाशन या उनका वितरण। तो अगर निर्दोष प्रकाशन का मतलब गुडफेथ में अगर कोई प्रकाशन होता है, जानबूझकर कोई मैलिस नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। सेकंड है कि फेयर एंड एक्यूरेट, आप देख सकते हैं, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि जो है न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट का सही एवं उचित प्रकाशन, अगर ये चीज़ किया जाता है तो ये भी कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। तीसरा चीज़ है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना या रिव्यू आलोचना। तो अगर न्यायिक जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो है वो गुडफेथ में अगर ये मान के कि ये सही है और उसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो ये कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। और सबसे आखिरी जो चीज़ है वो है कि कंप्लेंट मेड इन गुड फेथ अगेंस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो हाई कोर्ट। देखिए ब्रैकेट में लिखे हम बिलो हाई कोर्ट, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई ईमानदारीपूर्ण शिकायत। मतलब क्या कि अगर किसी वरिष्ठ कोर्ट में जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में शिकायत किया जाता है, किसी जज के बारे में शिकायत किया जाता है और ये गुडफेथ में किया जाता है, तो ये भी जो क्या है कंटेम्प्ट में नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस कोर्ट की शिकायत किया गया हो वो हाई कोर्ट के नीचे का होना चाहिए, यानी उसके सबऑर्डिनेट का होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हाई कोर्ट इसमें शामिल नहीं है? तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस संबंध में जो हाई कोर्ट को वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को है। इसके लिए जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 215 में है। डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हाई कोर्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार आप देख सकते हैं पनिशमेंट की भी बात की गई है। पनिशमेंट जो है कंटेम्प्ट के लिए बताया गया है। तो सेक्शन 12 जो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 12, इसमें पनिशमेंट की बात की गई है और इसमें यह पनिशमेंट बताया गया है कि चाहे सिविल कंटेम्प्ट किया गया हो या क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया गया हो, 6 माह की सज़ा या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। तो ये कंटेम्प्ट को लेके है। फ्रेंड्स, अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी जो दूसरे तरह का जो क्षेत्राधिकार है, दूसरे कैटेगरी का, हम उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात इसको मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकारता भी कहते हैं। तो इसके जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 131 में बताए गए हैं। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है वे सभी मामले जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। अर्थात कि निम्नलिखित जो ये देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित पक्षकारों के बीच अगर कोई विवाद है तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें क्या है कि द सेंटर एंड वन आर मोर स्टेट। मतलब क्या है कि अगर केंद्र सरकार एक तरफ है और एक तरफ एक या एक से अधिक स्टेट है तो ऐसे विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्राप्त है। दूसरा ये है, देख सकते हैं आप, द सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड वन आर मोर स्टेट ऑन द अदर साइड।
मतलब कि कोई ऐसा विवाद जिसमें केंद्र सरकार और कोई राज्य एक तरफ है और दूसरी साइड में एक राज्य या एक से अधिक राज्य दूसरे साइड में है। और तीसरे तरह का जो मामला है वो है कि बिटवीन टू आर मोर स्टेट, या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो ऐसे मामलों में तो उपरोक्त सभी प्रकार के विवाद, जो ये तीनों तरह के विवाद है, इसमें प्रारंभिक रूप से उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मुकदमे को स्वीकार करेगा जिनमें कोई ऐसा तथ्य या विधि का प्रश्न अंतर्गत हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो। फ्रेंड्स, अब हम उन विवादों के बारे में चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकारिता के बाहर हैं, अर्थात इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है, अर्थात कुछ ऐसे मामले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसमें कौन कौन सा मामला है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसा कोई विवाद जो संविधान लागू होने से पहले के संधि, करार, संविदा आदि से उत्पन्न हुआ है और उसमें यह मेंशन किया गया हो कि आर्टिकल 131 का प्रोविजन इस पे लागू नहीं होगा, तो ऐसे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे। सेकंड है, आप देख सकते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अर्थात अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय, देखिए एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट का मतलब कि स्टेट के अंदर ही, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के बाहर। तो ये अंदर की बात हो रही है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब इस जल विवाद में किस किस तरह का विवाद हो सकता है तो देखिए, एक तो होता है यूज, जल के प्रयोग के बारे में विवाद हो सकता है। दूसरा क्या होता है, जल के बंटवारे के यानी वितरण के बारे में विवाद हो सकता है। और एक हो सकता है कंट्रोल, यानी उस पर कंट्रोल के बारे में विवाद। तो मतलब तीनों तरह के विवाद जो होते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से, तो ये सारे जो है ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है कि मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग को सौंपे गए विषय से संबंधित विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। और लास्ट फोर्थ जो है ये है एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कि संघ व राज्यों के बीच कतिपय खर्चों के समायोजन से संबंधित विवाद। तो ये चार तरह के जो विवाद हैं ये एक्सेप्शन है 131 के, अर्थात इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसी के अंतर्गत या उसी के अधीन कहिए उसकी रीट अधिकारिता भी आती है और उसको भी जानना जरूरी है। वैसे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत तथा हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है। तो लेकिन यहाँ हमको ये चर्चा करना है, देखिए कि जो 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का पावर दिया गया है, तो वहाँ भी जो है आर्टिकल 131 के अंतर्गत ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वहाँ भी लागू होता है, वहाँ तक एक्सटेंड है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को रिलीफ प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जरूरी नहीं कि यह कार्य किसी पिटीशन के माध्यम से यानी याचिका के माध्यम से किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत कौन कौन रिट जारी करने का पावर है, तो आप देख सकते हैं कि हैबियस कार्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडमस जिसको परमादेश कहते हैं, सरसरी जिसको उत्प्रेषण रिट कहते हैं, प्रोहिबिशन जिसको प्रतिषेध रिट कहते हैं, और क्यू वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के जो रिट हैं, तो ये पांचों इसको जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब आर्टिकल थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि हैबियस कार्पस का रिट तब जारी होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो है अनलॉफुल तरीके से
मतलब उसको डिटेन कर ले जाता है, उसको रेस्ट्रेंट कर ले जाता है, उसको बंदी बना ले जाता है, तो उसको रिलीज करने के लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करते हैं। मैंडमस जारी होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं और अपने काम को नहीं करते हैं, तो उन कार्य को कराने के लिए उनको कंपेल किया जाता है कि आप इस कार्य को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। सरसरी और जो है आपका ये प्रोहिबिशन रिट, ये दोनों जो है जुडिशियल रिट माने जाते हैं। ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा दोनों में बहुत बारीक अंतर है, और ये दोनों जो है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के अगेंस्ट जारी किए जाते हैं। और इनको जारी करने का ग्राउंड तब होता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा नेचुरल जस्टिस के रूल का वायलेशन किया जाता है, या किसी ऐसे जुडिक्शन का एक्सरसाइज किया जाता है जो उनमें नहीं होता है, तब उस जो डिसीजन होता है उसको क्वेश करने के लिए या उसको वहीं रोक देने के लिए ये रिट जारी होता है। और क्यू वारंटो रिट यानी अधिकार परीक्षा का रिट तब जारी किया जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे लोक पद यानी पब्लिक पोस्ट को होल्ड किए हुए है, जो उस पोस्ट पे बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी करके ये पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है और आप किस प्राधिकार से इस मतलब इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में जो है डीपली अगर हमको पढ़ना होगा तो आर्टिकल 32 को पूरा हमें पढ़ना होगा। यहाँ हम बेसिक जो चीज़ है वो बता दिए। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है तो उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के फंडामेंटल राइट का गार्जियन कहा गया है। आर्टिकल 32 के अधीन रिट फाइल करने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अधीन जो 90 डे की अवधि होती है, तो वो नियम आर्टिकल 32 के अधीन उपचार पाने के मामलों में लागू नहीं होता है। आर्टिकल 32 के अधीन केवल एक ही शर्त है कि उपचार युक्त समय के भीतर यानी रीजनेबल टाइम के भीतर मांगा जाए। अब युक्त समय अर्थात रीजनेबल टाइम क्या होता है, तो यह प्रत्येक मामले के फैक्ट और सर्कमस्टांसेज पर डिपेंड करता है। यदि कोई व्यक्ति अति विलंब से मतलब काफ़ी देरी से न्यायालय में आता है तो उसे रिलीफ नहीं प्रदान किया जाएगा, लेकिन यदि विलंब का उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है तो न्यायालय केवल इसी आधार पर उपचार देने से इनकार नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के अपीली जुडिक्शन और जो एडवाइजरी जुडिक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।